नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो मैट्रिक के छात्रों के लिए ऑफिशियल मॉडल शीट जारी किया गया है, तो उनमें से साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसका 110% सही आंसर की प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप समय उस वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इस बार के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसे हम भली बात आपको परिचित करा देते हैं। तो जैसे सेक्शन ए में जो है आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाता था, तो पहले जो देता था वो कुल 48 प्रश्न दिया जाता था, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। लेकिन इस बार के पैटर्न में जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो देखिए, आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि पहले जो है कम प्रश्न दिया जाता था और 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता था, लेकिन अब जो है कुल 80 प्रश्न दिया जाएगा साइंस में और सोशल साइंस में, और उसमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन जो है वो बढ़ गया है। जो क्वेश्चन आपको याद रहेगा उस क्वेश्चन को टिकअप करिएगा, ठीक है। किसी 40 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को दे देना है। तो यही आप लोगों के लिए खुशखबरी था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी अर्थात स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा एफ बराबर जो हम फॉर्मूला बताते हैं या आप पढ़े होंगे, एफ बराबर R/2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, एफ बराबर R/2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आप सभी को याद रखना है, श्वेत प्रकाश के जो लाल रंग होता है ना, वो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद है कम झुकता है, ठीक है, और बैगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। तो यहाँ पे कम झुकने की बात कही है तो लाल हो जाएगा, और ज़्यादा झुकने की बात कहती तो बैगनी हो जाती। तो लाल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो देखिए, मानव आँख की जो रेटिना होती है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई छवि अर्थात फिगर होते हैं वो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, जो कि ऑप्शन बी आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। देखिए, आकाश का रंग इसलिए नीला प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारे प्राकृतिक में जो है वो बहुत सारे धूलकण रहता है और उसमें प्रकाश की प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि दंत विशेषज्ञ जो है आँख, नाक, कान के रोगों को ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा दिखने के लिए ही होता है। तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए समोत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे बाइफोकल कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, वो जो है विद्युत धारा के जो विद्युत उपकरण की विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो किया था वो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने किया था, ठीक है। और बाएं हाथ के नियम को जो है अंगूठे के नियम को वो फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पे मैक्सवेल इसका ऑप्शन डी में है, वो सही आंसर है। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए अगर आप श्रेणी क्रम संयोजन में अगर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि R बराबर जो होता है R1 प्लस R2 R3 R4 R5, तो ये क्या होता है कि इसका जो प्रतिरोध रहता है वो बढ़ता ही जाता है, मान उसका बढ़ता ही जाता है। तो इसे श्रेणी क्रम कह सकते हैं, ठीक है। और समांतर क्रम में घटता ही रहता है। क्यों घटता है, क्योंकि ये अगर हम लिखेंगे R1/R बराबर, तो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें क्या होगा कि अगर हर में ज़्यादा मान रहेगा तो उस संख्या सबसे कम रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। तो फिलहाल 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वो काल्पनिक होती है, जो कि ऑप्शन ए में है, वो सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा जो पुनःप्राप्ति योग्य ऊर्जा है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सौर ऊर्जा। इसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस जो है ना वो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है, ठीक है। तो देखिए जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश को, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जिसमें बैजानी पिनाला, अर्थात जो लाल भी होता है, उसमें हरा भी होता है, इसके बाद नीला भी होता है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन डी इसका सही आंसर कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्राथमिक रंग ये तीनों होते हैं। वैसे 7 रंग जो रहेगा 7 रंग होता है, लेकिन 7 तो ऑप्शन नहीं देगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो जैसे कॉर्निया दिया है, पुतली दिया है, रेटिना दिया है, आइरिस दिया है। तो आइरिस जो है ना वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 HP बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 746 वाट। 20 नंबर क्वेश्चन है, विशालक शीशा जिसे हम मैग्नीफाइंग शीशा कहते हैं या ग्लास कहते हैं, वो होता है, क्या होता है विशालक शीशा। तो वो होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कॉन्वेक्स लेंस। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो देखिए गतिशील कण क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, ये पूछा जा रहा है। तो वो जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट बराबर क्या होता है, तो जूल बाय सेकेंड होता है या जूल बाय समय। तो यहाँ पे जूल बाय सेकेंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो हमारे वातावरण को जो दूषित करने वाले गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, जो कि पेड़ पौधे के लिए आवश्यक गैस होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, CO2। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, शरीर में भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 का ए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए, कली चूना पर जब जल डालते हैं ना, तो उस समय जो अभिक्रिया होती है ना वो ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्मा निकलता है। और किसी भी चूना पर अगर जल डाल दीजिएगा तो क्या हो जाता है कि ऊष्मा निकलता रहता है, मतलब गर्म पदार्थ पर जल डालेंगे तो ऊष्मा निकलता रहता है। और आप लोग जो है अपने घर के रंगाई पोताई करते समय चूना खरीदे होंगे। चूना खरीदने के बाद जब उसमें उसे बाल्टी में डालते हैं ना, तो डालने के बाद क्या होता है, वो भाप निकलता रहता है, अर्थात ऊष्मा निकलता रहता है उसमें से। तो इसीलिए वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप लोगों को याद रखना, इसमें जैसे आर्गन दिया है, इसके बाद यहाँ पे Hg दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे Ag दिया गया और Au दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कॉपर जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो 28 का ए सही आंसर हो जाएगा। 29 का है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अब ये बताए थे, कली चूना या चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, जो कि ऑप्शन डी में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है। तो ये कोई विलयन जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान 11 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और कोई लिटमस अगर नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है, तो वो 7 से अधिक pH मान, तो 7 से अधिक pH मान 11 भी है और 10 भी है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो है ना वो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक या रासायनिक सूत्र क्या होता है, या मोलिकुलर फॉर्मूला जो पूछा होता है ग्लूकोज का वो क्या होता है। तो C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है। तो देखिए, साबुन जो होता है, रबड़ जो होता है, प्लास्टिक और इसके बाद जो है अपमार्जक। तो इसका सही आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन ए साबुन। ठीक है। इसके बाद जो है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO जो है वो अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, इनमें कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर 34 का ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। 35 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, घटती है या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, या अपरिवर्तित हो रहती है या बढ़ती है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा,
घटती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए या सजाइए। तो आपको पता होना चाहिए, इसे सजाने के लिए आपको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। ठीक है, परमाणु संख्या याद रहेगा तब आपको अच्छे से सजाना आ जाएगा। जैसे Li दिया गया है, O दिया गया है, C दिया गया है, B दिया गया है और F दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, तो जैसे यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु, इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे सिलिकॉन जो है वो एक प्रकार की उपधातु है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, या विद्युत का धनात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे सोडियम दिया गया है, इसके बाद दिया गया है सी अर्थात कार्बन दिया गया है, Cl अर्थात क्लोरीन दिया गया है और P दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। सोडियम जो है वो विद्युत धनात्मक तत्व है। इसके बाद टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण जैसे उत्तर प्रदेश दिया गया, उत्तराखंड दिया गया, राजस्थान दिया गया है और बिहार दिया गया है। तो याद रखेंगे टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, या किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। तो वो सोडियम धातु रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए अपमार्जक से जो है फेन से क्या बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है और शैम्पू भी बनाया जाता है और इजी सर्फ भी बनाया जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी बनाया जाता है। ठीक है, अपमार्जक से ये सभी चीज़ बनाया जाता है। इसके बाद जो है 42 नंबर क्वेश्चन है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया है, यूरेनियम दिया गया है और प्लूटोनियम दिया गया है। तो सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का उपयोग होता है, अर्थात बालू का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए सीएनजी जो है उसका उपयोग जो है खाना बनाने में नहीं किया जाता है। सीएनजी गैस का उपयोग गाड़ी मोटर वाहनों में किया जाता है। ठीक है, एलपीजी खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस को भी खाना बनाने में किया जाता है, कोयला को भी खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है 2Cu + O2 = 2CuO ये कौन सी अभिक्रिया है। आपको पता है ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो आप लोगों को पहले इसे प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या जो है दोनों साइड बराबर होती है तो वो जो है संतुलित रहती है, अगर बराबर नहीं होती है तो वो असंतुलित रहती है। तो जो कि ऑप्शन बी जो है ना वो असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो वो संतुलित नहीं है। तो 45 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखिए इसमें दुर्बल अम्ल पूछा जा रहा है, मतलब वीक एसिड पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। इसके बाद जो है क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वो क्या है। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और 49 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 का आंसर है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है
मेथोनोइक अम्ल, जो कि ऑप्शन ए में है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। देखिए इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र इसमें से कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कि 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, C2H5OH। इसके बाद जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? तो यहाँ पे एल्काइन पूछा जा रहा है, तो एल्काइन कौन सा है? तो यहाँ पे है CH2 है, C2H6, CH4 और उसके बाद जो है यहाँ पे C2H4 है। तो एल्काइन का सूत्र अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो हो जाएगा C2H2, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C12H22O11, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद जो है 54 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो एसिटिलीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच जो सहसंयोजक की बंधन की संख्या होती है वो 3 होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन है, शोषण के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाने वाले बीज है। तो देखिए शोषण के अध्ययन के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले बीज है वो अंकुरित बीज है, जो कि ऑप्शन बी में है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है वो किस प्रणाली का हिस्सा है? तो शोषण है, पोषण है, उत्सर्जन है, परिवहन है। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्सर्जन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, पौधों में जाइलम निम्नलिखित या निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 57 का ए, पानी। ठीक है, इसके बाद जो है 58 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन गैस तो हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे नाक या मुंह के सहारे जो निकलती गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, O2। 59 नंबर क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल जो पकने का नियम है, तो जो फल पकाया जाता है वो किस चीज़ से पकाया जाता है? जो केमिकल रहता है वो कौन सा केमिकल रहता है? तो याद रखेंगे जो हम फल पकाते हैं तो उसमें जो केमिकल रहता है वो ऑप्शन 59 का सी हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो वो डेंड्राइट कहा जाता है, डेंड्राइट, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन कौन सा है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनालिन, जो कि ऑप्शन ए में है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे उल्टी दिया गया है, अत्यधिक लार आना, दिल का धड़कना या चबाना। तो देखिए उल्टी जो है वो अपने आप नहीं आएगा, ठीक है, वो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दिल का धड़कन भी अपने आप ही होता रहता है, और अत्यधिक लार अर्थात पानी टपकना जो होता है वो भी अपने आप होता है। लेकिन कोई भी काम करेंगे तो चबाना जो है आपको खुद चबाना पड़ेगा, तो वो अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अनैच्छिक, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो मानव में जो गर्भ की अवधि होती है वो कितनी होती है, अर्थात कितने महीने तक होते हैं, वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, 270 दिन। ठीक है, 270 दिन, क्योंकि 9 महीना होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1973 दिया है, 1985 दिया है, 1971 दिया है, 1983 दिया है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985।
65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? तो देखिए मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो यीस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन ए है, यीस्ट। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए वो कौन सी बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित? तो 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरिया और टीबी दोनों। ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो जैसे यहाँ पे है प्रोटीन, इसके बाद है सेल्यूलोज, वसा, इनमें सभी। तो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जो है पाचन नहीं कर पाता है, हड्डी। इसके बाद जो है 68 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज का जो मुख्य कारण क्या होता है? तो जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कहना है कि हाइपरटेंशन के कारण जो है ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है या क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ये जो कवक है ना वो परजीवी पादप का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे हृदय से जो संपूर्ण शरीर में रक्त क्या जो पहुंचाया जाता है वो फेफड़ों द्वारा भी पहुंचाया जाता है, नीलिये द्वारा भी पहुंचाया जाता है और आलिंदों द्वारा भी पहुंचाया जाता है, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि अगर पूछा जाए तो कहना है मुकुलन, जो कि ऑप्शन ए है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग क्या है? एड्स भी हो जाता है, ठीक है, सिफिलिस भी हो जाता है और गोनोरिया भी हो जाता है, अर्थात इनमें सभी जो है जनन संचारित रोग है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? देखिए पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग अर्थात फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है, सेपल। 74 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो है कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 74 का सी, बी होता है, ठीक है, बी एंटीबॉडी होता है। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नहीं यहाँ पे करती है तो करती होगा, ठीक है, कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करती है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो सही आंसर ए होगा, ठीक है, लेकिन नहीं करना है, ठीक है, यस होगा, ठीक है, नियंत्रित करता है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे 76 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है वो पादप वृद्धि हार्मोन है। इसके बाद 77 क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हार्मोन स्रावित होता है कब या किससे, कौन से ग्रंथि से? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अंतःस्रावित ग्रंथि से, ऑप्शन ए। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है वो कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ा, याद रखेंगे 3 जोड़ा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजेन है। तो एंड्रोजेन क्या है? तो वो एक प्रकार की मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है, मेल हार्मोन। इसके बाद है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना?
तो मटर को जो है अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो वो मेंडल ने चुना था। मेंडल ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इस बार के मॉडल सेट में जितने भी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे टोटल 80 को, तो उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव आंसर चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो पहले ही बता दिए हैं और बना करके भी अपलोड कर दिए हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा।